हेलो, सबको स्क्रीन शो हो रही मेरी? यस सर। सबके पास बुक्स अवेलेबल हो गई कि नहीं? जी सर। यस सर। बुक यस से नहीं सर। सर, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिया हमने भी। ऐसे पीडीएफ है सबके पास? यस सर। यस सर। चलिए सब लोग एक पेन ले लीजिए। मैं पहले से नोट्स नहीं दूंगा। कल मैंने एक चीज देखी, मैंने नोट्स दिखा दिया तो किसी ने कुछ नोट डाउन नहीं किया होगा। आधे ज्यादा लोग सो रहे थे, आधे ज्यादा लोग कुछ आवाज नहीं देते। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखने की भी प्रयास करूं, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नोट्स के बाद भेजूंगा। देखने के बाद मेरे पास है, मैं फोटो जो भेजूंगा नोट्स की वो क्लास के बाद भेजूंगा। लेकिन सब लोग लिखिए अभी थोड़ा बहुत, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए और लिखते जाइए, ठीक है? ओके सर। ओके। कल मैंने देखा कि आप सब लोग जिसको जो करना था वो कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था इतना, क्योंकि सबको पता था कि ये वर्ड पैड तो पीडीएफ तो मिल ही जानी है अभी, तो क्या उसमें देखना। ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए आप, इसलिए बुक आपकी खोल दी है। थर्ड आपका टॉपिक है लिस्ट, ठीक है? अब कल मैंने एरे बताया था, तो कौन कौन बता सकता है एरे की क्या क्या प्रॉपर्टी? कोई बता सकता है एरे की प्रॉपर्टी क्या क्या थी? एरे में किस तरह का डेटा जाता था, क्या था? कुछ एरे के बारे में बता सकता है कोई? कल मैंने बताया था, नोट्स में भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सबको ग्रुप में वो शेयर हो गया ना पीडीएफ जो कल भेजा था? यस सर। कितने लोगों ने खोल ली? मांग तो ऐसे रहते सब लोग कि दे दीजिए सर, दे दीजिए सर। किसी ने खोली तो होगी नहीं, मैक्सिमम लोगों ने। सर हम ग्रुप में नहीं है। जो ग्रुप में नहीं है उनको ग्रुप में ऐड करो सब लोग भाई। जो ग्रुप एडमिन हो, ग्रुप एडमिन को अपना नंबर दे दीजिए, वो ऐड करेगा। राहुल प्रसाद जी, राहुल। यस सर। यू आर गुड एडमिन ना? सर मैं लिंक डाल देता हूँ उसकी ग्रुप चैट में। लिंक शेयर कर दे भाई। लिंक मैं भी आप लोगों को यूट्यूब का एक लिंक शेयर करूंगा। एक नरेश टेक्नोलॉजी ग्रुप है, मतलब नरेश टेक्नोलॉजी एक फैकल्टी है, वो बहुत टीचिंग करते हैं उसमें। तो आप सभी लोगों के लिए, जैसे अभी क्या है 2 आवर की क्लास है, अब 2 आवर में कल फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक था। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 2 घंटे में उन दोनों ब्लॉक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने ओवरव्यू बताया थ्योरी का, प्रैक्टिकल का। थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल सेशन है तो चलो 3 घंटे का है तो उसमें मैं कुछ बता सकता हूँ, उसमें 1-2 प्रोग्राम समझा के फिर बाकी उसका हैंडल करा सकता हूँ, मेरे पास सारे प्रोग्राम है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या है, थ्योरी जो है 2 आवर्स में 2 ब्लॉक, फिर इसका आज लिस्ट पूरा निपटाना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो और वैसे भी इग्नू का क्या कॉन्सेप्ट है कि पढ़ के आइए, उसमें पूछा जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि मेरिट में आप लोगों को हम पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं। अगर जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स के जो होंगे वो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। बट मैं 2 आवर्स के उस सेशन में ओवरव्यू दे सकता हूँ कि कैसे होता है, लिस्ट क्या होता है, सिंगल लिस्ट क्या होती है, डबल क्यों होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, कल जैसे ओवरव्यू दिया। और जब आपके प्रैक्टिकल सेशन होंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग होगी, एल्गोरिथम होगी। तो आप सभी लोग ये मत सोचिए कि जो दिया बस उतना ही काफी है, नहीं। आप लोगों को खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजें। अब आप लोग बड़े हो गए ना, 12th तक तो है नहीं कि स्पून फीडिंग की जाए।
स्पून फीडिंग समझते हैं ना आप सब लोग? किसको नहीं पता स्पून फीडिंग क्या होता है? कोई है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए अब आप लोग बड़े भी हो गए, आप लोग 12 पास कर चुके हैं, समझदार है, आप लोग खुद से भी सेल्फ स्टडी भी होती है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी भी होती है। ठीक है, तो कल मैंने 2 घंटे में एक ओवरव्यू दिया कि एरे क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एल्गोरिथम का क्या यूज है। ऐसे आज मैं लिस्ट का भी ओवरव्यू दूंगा कि कैसे होता है, नोट्स भी है, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, सब है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको इनफ मत समझिए कि बस इतना ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आप लोगों को एल्गोरिथम खुद से लिखनी है, समझनी है, देखनी है, पढ़नी है, आपको खुद से प्रोग्रामिंग भी करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी भी करनी है, तभी आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर आ पाएगा। कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये कि आप थ्योरी पढ़ के रट के पास हो जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग तो आप लोग करनी ही करनी पड़ेगी। जो प्रोग्रामिंग से दूर भागता है, जो सी की लैंग्वेज देख के ही दूर भागता है, उसको भी इसमें करना ही पड़ जाएगा। तो आप सभी के लिए सिर्फ ये ओवरव्यू दिया जाता है, बाकी आप सभी को सेल्फ स्टडी करके उसमें एक्सप्लोरेशन करना है। मैं आपको चीजें, जैसे मैंने आपको बोला कि हम जैसे कोई चीज आपको समझ में आ गई, तो आपको जरूरी नहीं कि सेम टू सेम डिक्टो इंग्लिश वैसे ही लिखना, आप अपनी भाषा में अपनी जो ऐसी इंग्लिश आपको आती है, ग्रामेटिकल कोई नहीं देखता इसमें ज्यादातर, तो आप जो कॉन्सेप्चुअल चीज लोगे, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल लिखते हैं कि लिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, एरे का ये होता है, ज्यादा पूछेगा एरे क्या होता है, आप बोलोगे सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, होमोजीनियस डेटा होता है, सीक्वेंस में डेटा जाता है, और अगर स्मॉल डेटा है तो एरे इज गुड, अगर लार्ज डेटा है तो एरे बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसे हमने कल स्टार्ट किया था कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हम उसका डेटा देखते हैं, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, नीड ऑफ एल्गोरिथम में, डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में बताया कि एल्गोरिथम में ऐसे डिजाइन, ऐसे ये सब चीजें होती हैं, जब उसमें चेक किया जाता है। तो जैसे हमने कल पढ़ा एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है, डेटा टाइप, लेकिन उसमें क्या था, एरे की प्रॉपर्टी कोई बता सकता है अभी? कोई भी? एनीवन? राहुल? हाँ सर, एरे एक हमारा सीक्वेंस होता है, मतलब एक सेम टाइप के होमोजेनियस डेटा टाइप्स का जो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं मेमोरी में। होमोजीनियस डेटा मींस सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप के होते हैं, जो जैसे इंट हो गया, सारे जो इसमें एलिमेंट आएंगे वो इंट टाइप के होंगे। वैसे अगर हम कैर का एरे बनाएंगे तो उसमें कैर टाइप के ही सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, बाकी 80% 90% लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है, ऐसा है? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या बोला अभी एरे के बारे में? एनीवन? कोई नहीं बोल रहा भाई। नो सर। हाँ, किसको नहीं समझ में आया का नहीं पता, ये बताओ। आप लोग बोलते नहीं भाई। सर समझ में आया है। आ गया था? यस सर। सर आपने सर ये भी बताया था कि अगर हम ए में कोई भी सर बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो से स्टार्ट होता है, और सर आपने बताया था अगर हम कोई भी वेरिएबल नाम देते तो सर स्टार्टिंग लेटर से होता है, नंबर से नहीं होता। गुड। और स्पेस नहीं होता वेरिएबल में? यस सर। कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसमें स्पेस नहीं लिया जाता। ये देखिए, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। अच्छा, सभी लोग देख रहे हैं? यस सर। सबका तो ब्रेकफास्ट हो ही गया होगा, किसी का रह गया? सबका हो गया ना? यस सर। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में इतनी नींद नहीं आती। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा है? चलिए मैं एक नाम ले रहा हूं, वो पढ़ के बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा है? अमीश कुमार। अमीश कुमार। अमीश चले गए। आयुष सिंह राजपूत। आयुष सिंह राजपूत। यस सर। प्रेजेंट हैं आप? यस सर। डीपी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू सर।
चलिए इसको बताइए, मुझे ये चार चीजें पढ़िए और बताइए इसका मतलब क्या है। An array is a collection of variables in same data type. We can't group different data type in array like combination of integer and chair and float is etc. Hence, array is called as homogeneous data type. Means sir ये collection of सर ये सर वेरिएबल का कनेक्शन है डाटा टाइप में जी, गुड। और सर ये मतलब ग्रुप नहीं कर सकता डिफरेंट टाइप इन एरे, जैसे ऐसा लिखा है। मतलब सर वी कैन कैसे ग्रुप डिफरेंट टाइप एरे, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स मींस ग्रुप, इसका मीन ये हुआ कि अगर आपने इंटीजर डेटा ले लिया तो आप फिर सारे वेरिएबल्स के एरे के सारे वेरिएबल्स में इंटीजर ही डेटा होगा, उसमें आप कैरेक्टर नहीं ले सकते, आप उसमें फ्लोट नहीं ले सकते। अगर आपने फ्लोट एरे लिया है तो उसमें फ्लोट पॉइंट ही आएगा, आप उसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं ले सकते। इसको कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा नहीं ले सकते। ओके, यस सर, ठीक है, समझ में आया आयुष? बाकी सबको इसीलिए अगर आप मान लीजिए सभी लड़के ही लड़के हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको होमोजीनियस कलेक्शन कहेंगे। और जिस टाइप का हम सर्चिंग इसमें करेंगे वो सीक्वेंशियल होगा। ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप हो गया, आपको सीक्वेंशियल एरे हो गया। ठीक है, इसी में सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे सिंगल जाता है, मल्टी डायमेंशनल 2-3 एरे हो जाते हैं। जैसे आप जब मैट्रिक्स यूज करोगे ना, मैट्रिक्स के प्रोग्राम करोगे, तब आप मल्टी डायमेंशनल एरे लेंगे जिसमें एरे 2, 1, 2 एरे होंगे, 3 एरे को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये एक मिनट, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि अगला जो टॉपिक है उसके आगे का है कि भाई हमारे पास जब एरे है और फिर अगला जो आपका टॉपिक है लिस्ट, वो भी सेम यही काम करता है। एरे का जो काम है वो लिस्ट भी करता है, लेकिन हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कब एरे लेना है और कब लिस्ट लेना है ये हमें तब पता होगा जब हम एरे के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जब हम लिस्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो अभी आपको एरे के बारे में बताया तो एरे के बारे में अच्छे से पता होगा ना। जब मैं लिस्ट बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को खुद कंफ्यूजन नहीं होगी कि एरे जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम थी एरे में। एरे में कुछ तो प्रॉब्लम थी ना जिसकी वजह से हम लोग लिस्ट पे आ गए। लिस्ट पढ़ लेंगे, अब लिस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आप, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब सेकंड नेम सर एरे में 2 डायमेंशनल एरे भी तो होता है। जी जी बताया मैंने, 1 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे, जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, तो उसमें आप जब मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स का प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, तब मिलेगा ना आपको मल्टी डायमेंशनल एरे। तो कोई बड़ी बात सर मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। हाँ वही 2 डायमेंशनल एरे। मैं आपको जब प्रैक्टिकल होगा ना तो उसमें बता दूंगा। ठीक है रविदास जी, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, वो तो फिर थ्योरी में समझ ही नहीं आएगा वो तो। सर रविदास नहीं, रतनदास है, रतनदास सर, रतनदास सॉरी रतनदास। ओके, कृष्णा लोहानी, निहारिका बख्शी, निहारिका बख्शी नहीं है। रजनीश कुमार, रजनीश कुमार, रिजवान खान, रिजवान, क्या सब लोग चले गए क्या छोड़ के? सभी अग्रवाल, सभी? यस सर। जी, अब नेक्स्ट आप बताइए क्या कहना चाहता है। एरे का स्टार्ट, एरे के बारे में एग्जांपल दिया है, इंटीजर एज 10। इसका मीन्स बता दीजिए। इंटीजर क्या है यहाँ पे? सर डेटा टाइप, और एज? एज हमारा एरे नेम है और 10 हमारा एरे का साइज है। गुड। आगे जो लिखा है इसके बारे में जो लिखा है वो समझा दीजिए क्या क्या पता कहना चाह रहा है। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट टू 1। इसका मीन्स
सर एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। मतलब अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, सेकंड एलिमेंट का 1, और थर्ड का 2, फोर्थ का 3 एंड फिफ्थ का 5 होगा। अच्छा, अगर मैं एरे ऑफ साइज पूछूं तो इसका क्या, जैसे लिखा है इन जनरल इन एन एरे ऑफ साइज n विल हैव एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0 टू n-1। अगर किसी एरे का साइज पूछा जाए तो कैसे आप n-1 क्या कह रहा है, 0 टू n-1 मींस क्या है? n मींस जैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, बट अगर हम इसका इंडेक्स देखा जाए तो इसमें टोटल इंडेक्स 9 होंगे, यानी 10 - 1 9। ओके। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है एरे का साइज बताइए, n नंबर ऑफ एरे का साइज बताइए, तो आप लोग क्या लिखोगे, n-1। ओके, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको बोला। गुड सभी, ओके। Size will be n, right? That is साइज तो उतना ही रहेगा ना, एरे का साइज n होगा, लेकिन एलिमेंट Index ऑफ बदल जाएगा। फ्रॉम इंडेक्स, एरे का इंडेक्स पूछ लेते हैं ना, ठीक है। चलिए आप लोग सुन तो रहे हैं अच्छे से। अमान शेख, अनुभव शर्मा, आसमा चली गई क्या, उनका नाम नहीं था इसमें तो। एथीना मैथ्यू, दीप्ति सूरी, संजीव मौर्य, श्वेती एमराज, Yes, sir. आसमा सर। अच्छा, अभी किसने बोला पहले यस किसने बोला? चलिए आसमा जी आप बताइए, ये डिक्लेयर करने के बारे में बता रहा है, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, इसका मीन्स क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है? आसमा जी। यस सर डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसको डाटा टाइप ऑफ द एरे, यानी कि जो डेटा टाइप हम ले रहे हैं वो एरे का क्या होगा। डेटा टाइप शुड बी इंटीजर और डबल फ्लोट, यानी कि वो इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग टाइप है या डबल टाइप है, वो उसको डिफाइन करेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है। और फिर आता है नेम ऑफ द एरे, यानी कि हम एरे का नेम क्या ले रहे हैं। हो सकता है हम एक स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हो, तो हम अगर STD स्टूडेंट का लिख करके हम फिर एरे का साइज ले रहे हैं, तो यानी कि एरे का नेम क्या होगा। फिर आता है एंड रिक्वायर्ड साइज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यस डेफिनेटली, जो मैं अभी बोल रही थी कि मान लीजिए हम 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो मैंने लिख दिया STD, यानी कि जो स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है STD, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मैंने 5, यानी कि 5 स्टूडेंट की लिस्ट को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। चलिए अब नीचे वाला आपने जो बताया वो सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए लिखा है, जैसे अगर इंटीजर ले लिया तो साइज नॉट बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। फ्लोट लिया तो पॉइंट वैल्यू, एरे नेम, वेरिएबल नेम, वैलिड वेरिएबल नेम का मतलब बता दीजिए आप बस। अगर मैं पूछूं वैलिड वेरिएबल नेम, इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, तो आप बताइए इनवैलिड वेरिएबल नेम कैसे हो सकता है। मतलब जैसे एक एज लिया है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है, अगर मैं पूछूं कि इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप? नॉट श्योर, बट आई थिंक जो भी हम जो एरे का हम नेम ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें वहाँ पर डिफाइन हो सके कि हमने किस चीज के लिए इसे यूज किया है। नो गुड सर वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। गुड, ये भी ठीक है, मतलब कि ठीक है, चलिए आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट्स कॉमन सेंस, मतलब वो तो ठीक है। मतलब वेरिएबल नेम अगर आप मैं लिख दूं यहाँ पे एज स्पेस नेम इज ए वैलिड वेरिएबल। नो नॉट वेरिएबल। अगर मैं एज और नेम दोनों लिख
लिखना चाहता हूं तो कैसे, अगर मैं लिखूं एज अंडरस्कोर नेम इज वैलिड वेरिएबल? No, we can't Yes, sir. use underscore. सर वैलिड अंडरस्कोर तो वैलिडेट है। अगर आप एज अंडरस्कोर नेम लिखते हैं तो वैलिडेट वेरिएबल होता है। Validate होगा, okay. ओके ठीक है। अगर मैं बोलूं एज हाइफन नेम वैलिड वेरिएबल है? Age hyphen. हाँ जी सर। नो सर। लगा के देखिएगा जितने लोग यस सर कह रहे हैं। सर स्पेशल कैरेक्टर है ना, वो नहीं होगा। एज हाइफन नेम नो सर, हाइफन नहीं यूज कर सकते। अंडरस्कोर होता है, हाइफन होता है, कभी हाइफन का वेरिएबल नेम बनाया है किसी नो ने? सर, हाइफन या अंडरस्कोर हो सकता है। ओके। स्पेशल कैरेक्टर में खाली अंडरस्कोर या मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप टर्बो सी में लिखेंगे ना तो उसमें नीचे एरर तो आ जाती है कि ये प्रोटोटाइप एरर बोलेगा, प्रोटोटाइप एरर, लेकिन आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कहाँ एरर है। तो आप लोगों को मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, कहीं पे वेरिएबल नेम में गड़बड़, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, फिर उसकी वजह से आप लोगों का प्रोग्राम का आउटपुट ही नहीं आता। तो आप लोगों को अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है। मेन होता, देखिए आप लोग का बहुत ओल्ड वर्जन, मैं मानता हूं कि टर्बो सी में काम करना वेरी डिफिकल्ट, उसका कंपाइलेशन एरर बहुत होता है, मुझे भी इरिटेटिंग है टर्बो सी, लेकिन अब आपके कोर्स में है, ठीक है, अब आपके कोर्स में टर्बो सी पे ही करना है, बेसिक है, तो आप लोगों को टर्बो सी पे ही आना चाहिए। तो टर्बो सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को सिंटैक्स एक एक पता होने चाहिए, हेडर फाइल्स के बारे में एक एक पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को यही विजुअल स्टूडियो के उस पर चले जाएं या हायर वर्जन के डेव में चले जाएं, डेव नोट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पे बता देगा कि आपने ये हेडर एरर दिया है, बता देगा आपने ये वेरिएबल गलत दिया है। यहाँ पे क्या बताएगा, टर्बो सी में लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 5 प्रोटोटाइप एरर, वो एक बेसिक एरर बता देता है। तो आप लोग समझ ही नहीं आएगा कि इस एरर को सॉल्व कैसे करें। तो इसलिए मैं वेरिएबल का नाम बताऊं, मैक्सिमम प्रोटोटाइप आप लोग उस पे वेरिएबल नेम गलत लेते हैं, कभी कभी बता देगा वेरिएबल नेम एरर, तो आप लोग उसमें सर्च करते जाओ, लाइन नंबर सर्च करो, लाइन नंबर कभी कभी दूसरी जगह बताता है। तो इन सब चीजों को आप लोग स्टार्टिंग से ही लेके चलें। जब आप लोग प्रोग्रामिंग करें तो इन सब चीजों को पहले से समझें, हर चीज को सिंटैक्स देखें, क्लियर समझें। सिंटैक्स का मेन इशू है टर्बो सी में, आप लोगों को एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हेडर फाइल, किस हेडर फाइल के अंदर क्या होता है पता चले। C++ में आप लोगों को studio.h लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कुछ चीजें चलती हैं। अब आप वहीं सी में लिखोगे टर्बो सी में तो आपको वहाँ studio.h लिखना ही पड़ जाता है। math.h कभी कभी वहाँ पे कुछ फंक्शन ले लेता है, इसमें कभी नहीं लेता है। तो ये सारी हेडर फाइल के बारे में पता होना चाहिए। IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए जब आप लेते हैं, ये सारे हेडर्स भी आप लोगों को पता चाहिए। जब आप कैलोक मैलोक फंक्शन लेते हैं तो वहाँ पे एक अलग हेडर होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सब आप लोग 2 घंटे में तो नहीं सब हो सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें आप अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। अगर ऐसे यस सर। ओके, सब लोग समझ में है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? Yes, अच्छा sir. एक चीज बताइए, अब एरे पढ़ लिया, ठीक है। अब एरे में मान लो 50-100 छोटी इंडस्ट्री है, छोटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 एम्प्लॉय है, 70 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है मैक्सिमम। तो फिर तो देखिए इसमें चल जाएगा 1 डायमेंशनल एरे या सिंगल एरे में कि अगर मैं बोलूं मुझे 50 तक जाना है, मतलब 50 एम्प्लॉय तक जाना है, 0 1 2 3 4, आप AR50 तक जा सकते हो, AR50 एड्रेस ले सकते हो। 100 बोल दिया तो आप 100 में जा सकते हो, लेकिन आपको 50 में पहुंचने के लिए 49 टाइम एरे को रन कराना पड़ेगा। मतलब 49 टाइम आपको रिकर्शन करना पड़ेगा, 49 टाइम बाद के बाद ही 50 मिलेगा ना। समझ में आ रहा है सबको? सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर आपको एरे 4 पर जाना है तो आपको पहले एरे 0, फिर एरे 1, फिर एरे 2, फिर एरे 3 और एरे 4, ठीक है। ये समझ में आया सबको कि अगर आपको 50 तक पहुंचना है तो आपको एरे 4 तक जाने के लिए आपको एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 वाले कॉलम पे जाना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल, ये सीक्वेंस में है। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। Yes. अब मैं बोलूं कि 1 लाख 1 करोड़ डेटा है, मान लीजिए ICTC में करोड़ों का डेटा है। अब उसमें हम इसमें सर्चिंग लगा दें अगर एरे से, तो क्या रन करें, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा? अगर स्टार्टिंग में 10-50 सिलेक्शन सर्च करना हो तो वो तो इजी है। अगर वो लाखों में है और मैं बोल दूं 10वीं लाख पोजीशन पे जो है उसके बारे में बताइए तो क्या होगा? 9,99,000 बार चलेगा ये, पहुंच एरे में जाएगा तब तो 10वीं लाख में पहुंच पाएगा। समझ में आया?
ठीक है, एरे में क्या होता है कि हम लोग छोटी मोटी जो इश्यू होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, छोटा डेटा होता है, n का साइज अगर 10 है 20 है, ठीक है, तो इसमें एरे यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें 100, 1000, लाख या 2 करोड़ लेंगे तो नहीं चलेगा, तब भी चलेगा। एरे का फंक्शन तब भी चलेगा जब आप लाख डेटा भी दे दोगे, लाख इनपुट साइज दे दोगे तो भी। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? किसी समझ में आ रहा सबको क्यों मैं कह रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग कैसे होगा? यस सर। ठीक ठीक। अब इसीलिए हमारा लिस्ट प्रोवाइड किया गया। लिस्ट क्या होता है? उसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराते हैं। कैलोक मेलोक फंक्शन आप लोगों ने सुना देखा होगा, सी में कैलोक मेलोक फंक्शन कभी यूज किया है? Yes, sir. यस सर। इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है पूरा, ठीक। इसमें स्टैटिक एक दे दिया एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर की साइज फिक्स हो गई, 4 डिजिट होता है इंटीजर, ऐसे आपको इसमें बता दिया गया। अब मैं नोट्स बाद में दूंगा, पहले आप लोग सुनिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, जो चीज बोल रहा हूं लिखिए भी, तब समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए आपका इंट्रोड्यूस कराया फॉर लार्ज डेटा सॉल्व प्रॉब्लम। क्या? लिस्ट, ठीक है। कोई मुझे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट बता सकता है? क्या हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एक हो गया डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, ठीक। एक मिनट सब लोग बता सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? सर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है जो एक से ज्यादा तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नो, एनीवन एल्स? चलिए अब मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें समझना होगा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स कौन से? लिखते रहिए, जिसको इसको लिखने में इंटरेस्ट हो लिख लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स बाद में ही दूंगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, वो मैंने डायरी में लिखा। मैं पहले वहां पे मेरिट में जाके क्लास लिया करता था, तो मैंने वो डायरी में सब लिख रखे हैं, तो मुझे वो फोटो लेनी है, उसके बाद मैं आप लोग को वर्ड में बना के दे दूंगा। ओके, हेलो, यस नो तो बोला करिए। ओके सर। सामने इंटरेक्शन हो रहा है, यस सर। ऐसा तो लगता है कि बस हम स्क्रीन खोले बैठे हैं पीडीएफ की और बोलते जा रहे हैं, सामने वाले सुनते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बोलते जाया करिए यस यस, तो कॉन्फिडेंस आएगा हमको भी। ओके सर। ओके सर। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी साइज फिक्स है। अगर आप इंटीजर टिनी इंट की बात करते हैं तो 4 बिट लेता है, इंट की बात करते हैं तो 16 बिट लेता है, बिग इंट की बात करते हैं 64 बिट लेता है। आप जब विजुअल स्टूडियो, जो अब एक कोई कल पर्सन था जो विजुअल स्टूडियो पे वर्क करता है, वो देखता हो जब वो बिग इंट लेता है तो 64 बिट का हो जाता है इंटीजर, जब टिनी इंट लेता है तो 16 बिट का हो जाता है, जब केवल इंट लेता है तो 32 बिट का हो जाता है। कोई था ना कल जो विजुअल स्टूडियो पे काम करता है, कल बोल रहा था कोई, राहुल थे, कौन थे? हेलो, आज है वो? नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कि स्टैटिक टाइप का, ठीक है। अब जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर आप टिनी इंट, बिग इंट लिख देते हो, कैसे लोकेट होता है? वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू होता है कि आप बस लिख देते हो बिग इंट। बिग इंट मतलब वो 64 बिट का इंटीजर ले लेगा, 64 बिट। 64 बिट मतलब यानी 64 कितना बिट हो गया? आप 10 करोड़ भी लिखोगे तो 10-12 बिट में आएगा। अच्छा, ये तो पूछ लेते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? कोई बता सकता है? 8 bits. 8 बिट्स। 8 बिट्स, गुड। और 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024. कंफर्म? 1024 किलोबाइट होता है सर, 1 मेगाबाइट। हाँ, किलोबाइट सर। गुड गुड। अभी तक जिसको नहीं पता वो सब चीजें भी समझ ले, ठीक है। 1 GB मेमोरी बोली जाती है, ठीक है। उसका मीन्स क्या होता है?
1024 MB। 4 MB। फिर ठीक है। आप जब कोई लैपटॉप लेते हो, कुछ लेते हो, सी और डी ड्राइव, ई ड्राइव देखते हो, उसमें अगर 500 जीबी के हार्ड डिस्क होगी, लेकिन वो शो करेगा 465 जीबी, शो करता है सिर्फ ओनली 465 जीबी, 35 जीबी वो शो नहीं करता। ऐसा क्यों? सर वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्युपाई कर लेता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई। ऑक्युपाई करते हैं सर। नेक्स्ट सर वो डाटा के स्टोरेज को एड्रेस के लिए होता है। आप बाकी जो खाली हार्ड, एक मिनट रुक जाओ, मैं ही अपनी हार्ड डिस्क देखता हूँ। ये 200 जीबी की हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये 600 की है, ये 300 की थी मेरी, ऐसे तब मेरी हुई थी। अब ये दिखा रहा है 228 जीबी, 250 जीबी में 228 जीबी, ठीक है, और 159 जीबी फ्री दिखा रहा है। इसमें 199 जीबी दिखा रहा है, ये 1 जीबी चला गया। 502 जीबी में 429 जीबी फ्री दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए, आप कोई भी डेटा टाइप कुछ भी लेते हो तो एक जो फंक्शन होता है, कुछ भी होता है कहीं पे, तो एक एड्रेस ऑफ मेमोरी लेता है। एड्रेस उस साइज को ऑक्युपाई करता है। उस एड्रेस, आप लोग जब पॉइंटर पढ़ोगे तो पॉइंटर आप लोगों ने किसी ने प्रोग्राम किया पॉइंटर में, सी में? यस सर किया। तो वो पॉइंटर क्या होता है? मैं एड्रेस पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, एड्रेस स्टोर करता है, और फिर जैसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर। रैम क्या चीज होती है? रैम क्या होती है? जब तक आप यूज कर रहे हो तो तब तक डेटा उसमें होता है, जैसे आप क्लोज कर देते हो वो क्या होता है? डेटा उसका चला जाता है, ठीक है। ऐसे आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया? एरे, लिस्ट, फाइल्स। अब लिस्ट भी 2 टाइप्स की होती हैं, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। देखिए, एरे आपका क्या हो गया? सीक्वेंशियल सर्च है। लिस्ट में 2 टाइप्स हो गया, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। इस नॉन लीनियर लिस्ट आपके क्या हो गए? स्टैक, क्यू। क्या होते हैं? क्योंकि ये सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन लीनियर लिस्ट की बात करें तो क्या हो जाता है? ट्री और ग्राफ, ये आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के में क्या क्या आता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, स्ट्रिंग। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? ये एरे, लिस्ट, फाइल्स जो आप पढ़ रहे हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लिस्ट, इस एरे के बाद एक लिस्ट आता है। लिस्ट में भी 2 टाइप के होते हैं, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट क्या होता है? स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर लिस्ट क्या होता है? ग्राफ और ट्री, ठीक। ग्राफ और ट्री क्या होता है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। सर एरे भी तो लिस्ट में ही आता है। हाँ, एरे लिस्ट में आता है, एरे नॉन प्रिमिटिव उसमें आता है डेटा स्ट्रक्चर में। एरे इज डिफरेंट थिंग, लिस्ट इज डिफरेंट थिंग, ओके। आप क्या कहना चाहते हैं? एरे लिस्ट के अंदर आता है? नहीं सर, मतलब लिंक लिस्ट की कैटेगरी में आता है ना। एक एरे होता है जो वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है, और लिंक्ड लिस्ट होती है जो नॉन कंटीजियस होती है। नहीं, ऐसा नहीं। एरे इज डिफरेंट डेटा टाइप, उसके बाद लिस्ट, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के। डेटा स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, स्ट्रिंग, ये सब आपके इनकी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एरे, लिस्ट, फाइल्स। लिस्ट के टाइप्स कौन से हैं? लीनियर, वो तो स्ट्रक्चर, यूनियन वगैरह और क्लास वगैरह भी होता है ना नॉन प्रिमिटिव। हाँ, सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब आपकी बात होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मींस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। एरे में क्या हुआ? सिंपल प्रॉब्लम की, तो उसमें सर्चिंग लगाओ। देखिए, आप लोग जब कोई डेटा बनाते हो, आप लोग जब कोई वेबसाइट या आप लोग कुछ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड में जो एंड यूजर होता है, जो यूजर यूज करता है, जो कंपनी यूज करती है, वो बेसिकली क्या मांगती है? रिपोर्ट्स ही तो मांगती है कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, मुझे वैसी रिपोर्ट चाहिए। यूजर तो उसमें एंट्री करता है, आप लोगों ने तो एंट्री करी। अब किसी को एडमिट कार्ड इशू करना है, वो क्या कहेगा? मुझे रिपोर्ट दो, कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, मुझे रिपोर्ट 6 मंथ्स की चाहिए, मुझे रिपोर्ट 3 मंथ्स की चाहिए, मुझे रिपोर्ट 12 मंथ की। भाई, जो क्लाइंट्स होता है उससे मेनली किससे मतलब होता है? उसकी रिपोर्ट से। मंथली वो रिपोर्ट निकालेगा, इतने लोगों की इतनी सैलरी हुई, ये मैनेजर पे इसकी इतनी सैलरी होगी, इसकी इतना होगा, इसका इतना, वो तो सब रिपोर्ट पे ही जनरेट करेगा ना। तो बेसिकली क्या होता है? हमारा फंडा की जो मेन होता है वो रिपोर्ट्स। आप डेटा,
आप रिपोर्ट्स तब तैयार कर सकते हो जब आप डेटा सही एंटर करो। तो आप लोग जब डेटा एंटर कराते हो तो आप लोगों को एक ध्यान में रखना चाहिए, अपना मेंशन रखना चाहिए, माइंड में प्री उसमें कंज्यूम करना चाहिए, प्री आप लोगों को सोल्यूशन देखना चाहिए, जब मैं इसकी रिपोर्ट जनरेट करूं तो कितनी इजीली जनरेट हो जाए। ठीक, तो जैसे एरे था, अब एरे में लाखों करोड़ों का डेटा होगा तो उसकी रिपोर्ट जनरेट कराने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हम अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कराया किसने, डेटा स्ट्रक्चर में, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या क्या होता है, मॉडल ऑफ डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में 3 चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा, ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। सर एक बार डेफिनेशन बताना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसकी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन। It is a logical description how we view the data and operation that takes two sets as input and are returned union. Set union at set A, set B, that called ADT. ADT for using a complex problem solution, implementing objectivity, writing program in programming language, implement and program data structure like abstract data type model of the data type. It's a simple language. 2 lines definition. Abstract data type is a mathematical model with a collection of operation on that model. ABT abstract data type एक mathematical model है जिसमें कलेक्शन होता है कि उस मॉडल में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कहते हैं abstract data type. abstract data type में 2 चीजें होती हैं। जो अगर डेटा टाइप जैसे मैं बात करूं लिस्ट की, तो उसमें पहले से आपको बता दिया जाएगा लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं पूछूं एरे की क्या प्रॉपर्टी होती है, जल्दी से राहुल जी आप बताइए एरे की क्या प्रॉपर्टी है। सर वो ये प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे वेरिएबल्स को हम एक नेम के साथ स्टोर करते हैं एरे में। बहुत सारे वेरिएबल्स की एक ही वेरिएबल से स्टोर करते हैं, मतलब सर बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स के एक डेटा टाइप वेरिएबल्स की जगह हम एक वेरिएबल नेम से उसको एक्सेस करते हैं, कई सारे एलिमेंट। अच्छा, स्टार्ट किससे होता है, 0 से? 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है n-1 तक एंड कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। होमोजीनियस डेटा होता है कि अगर आपने इंटीजर ले लिया तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट लिया फ्लोट। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एरे की, किसी कोई पूछे ये प्रॉपर्टीज है ना एरे की। ठीक, अब इसमें अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या हो गया कि जैसे स्टैक बताया जाएगा आपको, क्यू बताया जाएगा, ग्राफ बताया जाएगा, ट्री बताया जाएगा। तो स्टैक की पहले से ही कुछ प्रॉपर्टी है, फीफो लीफो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कि भाई अगर स्टैक में अगर फर्स्ट इनपुट हो रहा है तो फर्स्ट ही आउट होगा लीफो में, और इस क्यू में होता है कि लास्ट इनपुट होगा तो फर्स्ट आउट होगा। ग्राफ में क्या होता है, फिर ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, एवीएल ब्लैक ट्री, स्प्लिट ट्री, ये सब चीजों की पहले से ही कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा, ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन, एड, इंसर्शन, डिलीशन, उसमें डिस्प्ले, सर्चिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं उसमें ऑपरेशन। आप कोई डेटाबेस बनाए, आपने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, वेबसाइट बनाई, सब कुछ बनाया, उसमें आपने डेटा एंटर करा दिया, मेनली आप बाद में क्या कराते हो, डेटा का सॉर्टिंग ही तो करते हो, डेटा की सर्चिंग ही तो करते हो, डेटा का रिपोर्ट ही तो बनाते हो। तो अगर वो बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी सेट होंगी ना पहले डेटा में आपके। तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या होता है, हम उस डेटा टाइप को देखिए, पहले तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, स्टैक में कुछ लिमिटेशन होंगी, पुश एंड पॉप। जिस डेटा से आप इंसर्ट करा रहे हो वही पहले पॉप होगा, ठीक है, एक लिपो हो गया। लिपो क्या हो गया, जो डेटा आप इंसर्ट करा रहे हो वो सबसे जो पहले इंसर्ट हो रहा है वो सबसे लास्ट में आउट इंसर्ट होगा। ऐसे लिस्ट का है, डबल लिस्ट में फ्रंट और रेयर होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में फ्रंट और एंड होता है। इसमें क्या लिस्ट की प्रॉपर्टीज अभी बताएंगे, लिस्ट के आगे प्रॉपर्टी बताएंगे, सिंगल डायमेंशनल लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डबल की क्या होती है, सर्कुलर की क्या होती है, हर एक की प्रॉपर्टीज बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, है ना, उसमें क्या बताएंगे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं मेनली आप बता दीजिए। आप लोग किसी वेबसाइट में या कहीं भी कुछ भी अगर करते हैं तो आप लोग ज्यादा क्या करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं डेटा को, इंसर्ट कराते हैं, डिलीट कराते हैं, एडिट कराते हैं, सर्च कराते हैं,
सॉर्ट कराते हैं, पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, रिवर्स करा देंगे डेटा को। इससे ज्यादा आप लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं डेटा में? और कुछ है जो करा सकता है कोई? किसी डेटा में एंट्री, डिलीशन, एडिट और एडिट, डिस्प्ले, डेटा को कराना, रिवर्स कराना, फाइंड आउट करना, सर्च करना, इसके अलावा आप लोग कुछ करते हो डेटा के साथ? नो सर। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल जो कल बात चल रही थी, एथिकल हैकिंग, आर प्रोग्रामिंग, ये सब जो बात चल रही है, वो क्या करते हैं, एक बल्क में डेटा उठाते हैं। जैसे 1970 का डेटा उठाया, 2010 का डेटा उठाया, 10-10 साल का डेटा पूरा उठाया, आर प्रोग्रामिंग लगाई, उसमें प्रोग्रामिंग लगा के वो फाइंड आउट करते हैं, हाँ 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी थी, फिर अगले 10 साल में इतनी बढ़ी। आप लोग जब देखते हो एक प्रेडिक्शन होता है, लोग पहले बता दिए कि 2021 में जब अभी जनसंख्या मतगणना नहीं हो पाई भारत देश की, तो अभी डिले हो गया कोरोना की वजह से, नहीं 2022 में पूरी जनसंख्या मतगणना खत्म होनी थी, तो अभी डिले चल रहा है, 2021 की मतगणना नहीं आई, 2011 की आई थी। अभी लास्ट सेंसस कब का चल रहा है? 2001 का। 2001 का डेटा है हमारे पास कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक प्रेडिक्शन बता दिया कि 2021 के एंड में हम लोग 150 करोड़ होंगे। वो कैसे बताया? यही आर प्रोग्रामिंग है, डेटा एनालिसिस कहते हैं इसको। तो एक ये नई चीज जो आज ट्रेंड में है, जो आज एक नया, इन सब चीजों के अलावा जो ट्रेंड उठा है वो यही है, आर प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस, डेटा एनालाइज करना। आजकल प्रेडिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे उसमें। मौसम तो चलिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो गई, वो साइंस की टेक्नोलॉजी हो गई, वो ऊपर स्पेस से और कई टेक्नोलॉजी से पता चलती है, लेकिन हम एक डेटा एनालाइज करते हैं। जैसे कोई बता देगा 2021 में 150 करोड़ लोग होंगे, अब कोई बताता है कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को इफेक्ट करेगा। ये क्या करते हैं? ये सब लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, बहुत लार्ज डेटा होता है, उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद ये प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग जब डेटा मिलता है ना, आप लोग आर प्रोग्रामिंग कोई सीख रहा है इसमें से? आप लोगों में से कल नाम ले रहा था कोई, एक लड़की थी, क्या नाम था? यस सर। है ना, उसमें क्या होता है, आप लोगों को डेटा ही बल्क में दिया जाता है ना कि इसको एनालिसिस करो, इमेज फॉर्म में, कर्व फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ऐसे कुछ है ना? कि मैं गलत हूं? किया है आपने? यस सर। आप डेटा एनालिसिस तो करती है ना उसमें, आर प्रोग्रामिंग में बल्क साइज का डेटा मिल जाता है, इमेज फॉर्म में, वेक्टर में, डेटा में। सर ये सब तो डेटा साइंस के अंदर आता है ना? हाँ, पूरा उसी के सब उसमें डेटा एनालिसिस करते हैं ना आप लोग। एक नया ट्रेंड आ गया, मतलब बता रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ना, इसके अलावा भी एक नया ट्रेंड आ गया है इन सब चीजों, डेटा एनालिसिस का। क्या प्रेडिक्ट करो आगे का डेटा, वो कैसे प्रेडिक्ट होता है, आप लोगों को प्रेडिक्ट कैसे हो रहा है, वो इसी तरह प्रेडिक्ट। और दूसरी आ गया है एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये आज मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी वो हो गई ऑटोमेशन। आगे जाके डेवलपर्स की नीड ही नहीं पड़ेगी, मशीन ही प्रोग्राम कर दिया करेगा। ह्यूमन बॉडीज की, आप लोग कहते हैं जो जॉब की क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा रीजन भी तो ऑटोमेशन ही है ना। पहले जहां 1000 एम्प्लॉय एक फैक्ट्री पे काम करते थे, वही काम एक महीने में 10% हो पाता था। आज इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई, इतने अब सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, सॉफ्टवेयर्स हैं, मशीनें हैं, सब हैं, तो मैन पावर कितनी कम नीड हो रही है। इससे इफेक्ट पड़ता है ना ऑटोमेशन से और जॉब से। तो इसीलिए हम लोग की जॉब की क्राइसिस भी बढ़े। इससे पॉपुलेशन तो है कि भाई इतने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो तो है ही, पॉपुलेशन तो प्रॉब्लम है ही, बट साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई होती जा रही है। अब हमें पर्टिकुलर यहीं से, आप लोग पहले जाते थे रिचार्ज करने तो दुकानों में, शॉप्स में जाते थे, अब क्या है, घर बैठे कोई भी, इतने सारे ऐप आते हैं, कोई भी मोबाइल रिचार्ज घर में कर लेता है। तो कहीं ना कहीं वो मैन पावर शॉप्स की जो है उनकी वैल्यू कम हो रही है। मैन पावर एक कंपनी में 1000 वर्कर जॉब करता था, एक बड़ी सी मशीन लगा दी करोड़ों की, जो महीने में 10% काम होता था, वो 50% काम करती वही मशीन, और 10-20 लोग उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो कितने 800 लोगों की जॉब चली गई। तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एक अपग्रेड फॉर्म में जाती जा रही है। तो आप लोगों को भी, मैंने बोलता हूँ ना, मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, आप लोगों को भी अपने आप को अपग्रेड करना। एक हम लोग की जो फील्ड है, टेक्निकल फील्ड, एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट नौकरी की तरह नहीं है कि एक बार लग गई तो हो गया, या कोई अदर जॉब नहीं है, सेल्स की जॉब या उसकी जॉब, या आपको एक ही चीज करनी है। आप लोग आज
पता चले कि आप लोग आज कर रहे हैं ARP.NET 4.6 पे काम, कल कोर आ गया, एंगुलर JS आ गया, नोड प्लस आ गया, वो तो वर्जन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी अपग्रेड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप लोग अपने आप को अपग्रेड तभी कर पाओगे जब आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इतना आसान नहीं होता एक 30 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद या 37 साल की उम्र के बाद पढ़ाई करना। लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे हमेशा। अब हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम लोग भी अभी बहुत पीछे हैं। हम लोग अमेरिका से 50 साल पीछे हैं, चाइना से 30 साल पीछे हैं उसको, क्योंकि हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई नहीं है आज भी। आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट ही देखते होंगे कितनी पुअर चलती है, कितनी पुअर वर्किंग है, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो अब आगे आर्टिफिशियल, आप लोग मिंत्रा, आप लोग किसी फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च करते हो, आप लोग कुछ अमेजन में सर्च करते हो, या आप लोग कुछ मिंत्रा में सर्च करते हो, तो आप लोग देखते हो आपकी फेसबुक प्रोफाइल में वही चीज आ जाती है, वो दिखाने लगता है नोटिफिकेशन में कि फेसबुक में आपने अगर वहां पे AC सर्च किया तो आपके फेसबुक में AC सर्च होके आने लगेगी। आप लोगों ने कभी ये मेंशन की चीजें? हेलो, यस सर। इसलिए कि आपने कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते हैं आप, तो आप जो अपने मोबाइल में अदर चीजें कर रहे होते हैं, आप जो अदर चीजें सर्च कर रहे होते हैं, बाकी जो चीजें कर रहे थे वो नोटिफिकेशन उसमें आने लगते हैं कि नहीं आने लगते? यस सर। यस सर, आती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। आप फेसबुक में जब मान लीजिए आप रिलेशनशिप दिखाते हो, जब आप किसी के ओपन करते हो तो ऑटोमेटिक बताने लगता है यू आर ब्रदर ऑफ दिस पर्सन, और जब अदर पर्सन कोई देखता है तो दिखाता है कि दे आर बोथ पर्सन आर कजिन्स। ठीक, ये ऑटोमेशन है। हर चीज का तरीका है इसमें। आप लोग कुछ गूगल में सर्च करते हो, जब सर्च करते हो तो वही सर्चिंग आपके मेल में, नोटिफिकेशन में, कहीं ना कहीं आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, कहीं ना कहीं आप लोग एक नेटवर्क में, हम लोग पूरी तरीके से हैं। आप लोग कहीं भी कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो उसके 20 और टाइप दिखा देगा कि यू आर सर्चिंग दिस टाइप ऑफ 20 और। वो सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके माइंड को पढ़ता है, आप किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हो। आप अपनी कोई परचेजिंग साइट में कुछ भी परचेज करने जाते हो तो उसका 20 तरह का नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में दिखाता है कि नहीं दिखाता? फेसबुक में नोटिफिकेशन आने लगता है कि नहीं आने लगता? किसी ने देखा है कभी ये चीज? इंटरेस्ट को कैच करता है ना हमारे ये सब, जो भी एल्गोरिथम का हो गया। क्या इंटरेस्ट को कैच करता है ना, जैसे कोई भी हम सर्च कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये क्या टेक्नोलॉजी है? सर ये तो एल्गोरिथम डिफाइन होता है ना। हैं? ये कैसी टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको? कौन सी टेक्नोलॉजी? सर ये AI है ना। हाँ, AI है। आजकल मॉडर्न सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, मतलब जो मॉडर्न हम लोग का फ्यूचर है, जो जिस तरह से अभी चल रहा है, अगला फ्यूचर हम लोग का, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट आया, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर वेबसाइट, जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है टेक्निकल टर्म में, आगे जो फ्यूचर है वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल हैकिंग, इसी का ही होने वाला है। क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है वो तो इतना ऑटोमेट कर दे रहे हैं, इतना ऑटोमेट कर दे रहे हैं कि आगे जाके ये सब प्रोग्राम जो वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, ये सब होता है, वहां पे तो मशीन्स करने ही लगी फॉरेंस में, है ना। तो आगे जो फ्यूचर है हम लोगों का, जो अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, जो है चीजें, वो सब यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज रिकग्निशन, आप देखते हो फोटोज आप डालते हो तो पूरा आपको ओल्डर वर्जन का दिखा देता है कि कैसे आप कैसे वो मेंटेन हो रहा है, सब चीजें ऐसे ही मेंटेन हो रही है। तो ये ब्रॉड नॉलेज है आप लोगों के लिए कि फ्यूचर ही है। ओके, तो ये सब चीजें ब्रॉड है आगे की। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। आप लोगों को मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि ये जो आप लोग चीजें पढ़ रहे हैं, ये जो चीजें आपका सब्जेक्ट है, ये आप लोगों का बेसिक है बिल्कुल। आज अगर आप कोई चीज समझ जाते हैं, अगर आपको पता है कि वेरिएबल ऐसे लिखा जाता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पहुंच जाइए, किसी भी प्रोग्रामिंग में पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए, वेरिएबल लिखने का तरीका यही होगा। सिंटेक्स अलग हो सकता है, तरीका यही होगा, वे यही होगा। आपको अगर रूल पता होगा, आप कहीं भी प्रोग्रामिंग करिए, कुछ करिए, कहीं भी यूज आया स्टैक का, कहीं भी यूज आया क्यू का, कहीं भी यूज आया ग्राफ का, कहीं भी ट्री का, कहीं भी एरे का, कहीं भी लिस्ट का, तो आप लोग के जो रूल्स होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो ऑपरेशंस होंगे, वो तो यही होंगे ना, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पहुंच जाएं। बस डिफरेंट क्या होगा, उसको लिखने का तरीका। C# में लिखने का तरीका कुछ और होता है, VB# में वही डिम लिख के लिखा जाता है, C# में दूसरे डिफरेंट में लिख दिया जाता है। बस आपको
पढ़ना क्या होगा, सिंटैक्स। बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएबल ऐसे ही लिखा जाता है, एरे की ये प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, डेटा टाइप की ये प्रॉपर्टी होती है, डेटा टाइप ऐसे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो इसके अलावा फिर वो कहीं और कुछ चेंज नहीं है। कुछ ये आपके रूल्स, आपके प्रॉपर्टीज, आपके ऑपरेशंस कहीं नहीं चेंज होते, ये सेम रहते हैं। आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कोई यस सर। Yes, sir. मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ भैया, ठीक है? तो आप लोग लेक्चर मत समझिए, मैं आप लोग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। देखिए पढ़ तो सब लोग लेंगे, मुझे पता है कि 100 लोग हैं, कुछ जितने भी 150 स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ के पास होना इंडिया में बहुत इजी है। पास तो कोई भी हो जाता है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, ठीक है? आप सब लोग पास हो जाओगे, क्लियर कर लोगे खुद से पढ़ के, कोई समझा के। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर है, जो आप लोग जब जाओगे आगे, वो मेन है, उसमें आप लोगों को ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सब चीजों को बोर मत होइए। देखिए मैं भी 2 घंटे में बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं बहुत चीजें आप लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ कि आप लोग इस चीज को पढ़ो, इस चीज को सीरियस लो, ठीक है? मैंने भी जैसे बीटेक पास आउट किया था, फिर उसके बाद मेरे को भी इतना नहीं आता था, फिर मुझे बाहर कोचिंग लेनी पड़ी, फिर समझ में आया कि यार बीटेक में अगर ऐसी चीजें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होते, चीजें की होती, तो हमें और अच्छे से आ जाता चीजें। और अब पता चलता है कि हाँ यार, जब सर ने ये बताया था, जब उनने सब बताया था ये पढ़ने का, तो तब होता, लेकिन हम तब तक इतना स्ट्रगल कर चुके होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, अभी से आप लोग मेहनत स्टार्ट कर दें। आप सब लोग बस 1 घंटा प्रोग्रामिंग को दें, टर्बोसी को। मैं टर्बोसी इसलिए बार बार कहता हूँ कि ताकि आप लोग प्रैक्टिकल देने जाओ ना, तो आप लोग को बेनिफिट हो हर चीज में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हर चीज पता भी होगी, और हर चीज पता होना ही जरूरी है। जैसे आपको हेडर फाइल्स, इनपुट आउटपुट कैसे लिखा जाता है, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में कहाँ पे लिखी जाती है, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन के अंदर डेटा टाइप कैसे लिया जाता है, फंक्शन को कैसे उठाया जाता है, फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, कब हम पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर को कैसे यूज किया जाता है, कब हम एरे ले लेंगे, कब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉर्टिंग करेंगे, कैसे हम इंसर्शन करेंगे, कैसे हम डिलीशन करेंगे। ये बेस्ट जो लिखना पड़ता है ना, पूरा एक टाइप करना पड़ता है, पूरा एक इरिटेशन होता है। आप लोग एक बेसिक लिखना आ जाएगा, फिर आगे जाके जब नई टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो आप लोगों को सब चीजें भूलती जाएंगी, क्योंकि वहां सब ऑटोमेट होके आता चला जाएगा। आपने उठाया फंक्शन, वो ऑटोमेटिक सब दिखाने लगेगा, फंक्शन आप ऐसे बनाइए, ये करिए, वो करिए, ये करिए, वो करिए। तो आप लोग बेसिक तो पता ही नहीं होगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो आप लोग सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 1 घंटा, सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे अपनी प्रोग्रामिंग को दें। आप सब लोग YouTube पर जाएं, सी की छोटे छोटे प्रोग्राम उठाएं, सबसे पहले एडिशन का, फिर डिलीशन का, फिर डेटा टाइप्स का, और सिंपल ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे सब लोग दें, जिसको जिसको भी डेवलपमेंट में जाना है। ओके, यस बोलिए। ओके सर। Sure, sir. इसको लेक्चर और भाषण तरह मत लीजिए, आप लोगों के फ्यूचर की बात है, ठीक है? इसको पढ़ने से, ऐसे मेरे थ्योरी बताने से, या तो आप लोग कुछ रट के जाने से किसी कुछ समझ नहीं। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल अपने सिस्टम पे बैठ के नहीं करोगे, चीजें आएंगी नहीं, क्योंकि एरर आएंगी तभी आपको पता चलेगा किससे क्या चीज होती है। जब तक आप एरर सॉल्व नहीं करोगे, आप लोग किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस पर्सन वही होता है जिसको एरर सॉल्व करना आता है, बस इसीलिए वो एक्सपीरियंस कहलाता है। फ्रेशर को फ्रेशर बोला जाता है, ठीक है? फ्रेशर एक्सपीरियंस भी तो फ्रेशर था ना, कभी तो उसने जब काम किया होगा तभी तो एक्सपीरियंस हो पाता है। तो आप लोग भी काम स्टार्ट कर दो ना, अभी से करिए काम। सब लोग 1-1 घंटा अपने दीजिए, बहुत समय होता है 24 घंटा, 1 घंटा ही दे दीजिए, ठीक है? आप लोग सबके लिए नॉलेज हो जाएगी। देखिए सी करेंगे ना तो C++ भी आएगा, आप लोगों को C++ इजी हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सी से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, आपका C++ भी इजी जाएगा। C++ में बस सिंटेक्स चेंज है, सी में जो आप पढ़ोगे ना उसमें थोड़े बहुत सिंटेक्स चेंज है, ऑब्जेक्ट आ गया, बाकी C++ करने लगोगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब आप लोगों को सी आती है तो आप प्रोग्रामिंग तो कर ही लोगे पूरी। तो आप लोगों के 3-3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, तो आप सब लोग इस पे विशेष ध्यान दें, ठीक है? ओके सर। तब सो गए हैं। चलिए, abstract data type. Abstract data type is using for a complex problem solution. Abstract data type क्या होता है? एक मॉडल ऑफ डेटा टाइप, मींस उसमें प्रॉपर्टीज होंगी, उस डेटा टाइप में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उस डेटा टाइप में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होंगी मैं अभी आपको आपके जब लिस्ट में स्टार्ट करूंगा बताऊंगा, तो आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होगी? Abstract data type is a mathematical model with a collection of operations on that model.
क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें एक कलेक्शन होगा उसके ऑपरेशंस का ऑन दैट मॉडल, उस मॉडल ऑफ डेटा टाइप्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं आपका डिफरेंट क्या है। जैसे आप लिस्ट है, ठीक है, तो आपको अगर बोलो लिस्ट में स्टैक यूज किया, क्या होगा, स्टोर ए गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन डेटा टाइप, राइट, मॉडिफाई, रीड। आप इतना ही तो कर सकते हो, एलिमेंट को रीड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। लिस्ट अगर डायनेमिक है तो एम्प्टी लिस्ट साइड है, जीरो, इंसर्ट और पोजीशन, रिमूव, काउंट, ये सब चीजें उसमें चलती रहती हैं। चलिए अब आपका लिस्ट, मैं कोई बुक से नहीं ऐसे देख के बता रहा कि बुक में क्या लिखा, वो पढ़ने वाला नहीं हूँ, मुझे रीडिंग नहीं करनी पसंद। ठीक है, तो मैं आपको लीनियर लिस्ट बताता हूँ, आपको मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं आप सबको दूंगा, लेकिन आप लोग सुनिए अभी, और जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है। अब बात करते हैं लिस्ट की। आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मींस कि एक डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लिस्ट आपका एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल। एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, एरे, लिस्ट। अच्छा मैं किससे पूछूं, जैस्मिन जी प्रेजेंट है? हेलो, बोलते नहीं आप लोग? प्रेजेंट है? अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बताया था, ठीक है, आपने सुना था? सुना था आपने? हाँ, तो अच्छा आप ये बताइए, जब मैं बात करता हूँ डेटा टाइप तो मैं बोलता हूँ इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, स्ट्रिंग। अब मैं जब बात करता हूँ एरे, लिस्ट, फाइल्स, तो मैं बोलता हूँ इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो डिफरेंस क्या है, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कह रहा हूँ, उसको सिर्फ डेटा टाइप क्यों कह रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? मैं डेटा टाइप की बात करता हूँ तो इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल हो गया, और जब मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करता हूँ तो एरे, लिस्ट और फाइल्स हो गई। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्यों इन दोनों को डिफरेंट करके बोलता हूँ? सर जो नॉन प्रिमिटिव है इसमें हम सेम वो नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम बोलिए जो आपको समझ में आए के लिए लेते हैं, और जो प्रिमिटिव हो जाता है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। चलिए ठीक है। सागर कुमार शर्मा, सागर आप बताइए। मुझे बेसिक पूछना है, ये तो आप यूज बता रहे हो, बेसिक डिफरेंस क्या बताया? अरविंद रतन दास। हाँ सर। रतन दास, हाँ सर, बताइए बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? सर ये बेसिक डिफरेंस सर जितना मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट की जो है इसमें जो एरे नॉन डेटा, इसमें जो ये सर्च होता है जैसे कि शॉर्ट होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, ऐसा कुछ होता है। नहीं ये तो अलग आगे की चीज बता रहे हैं। अच्छा, कोई भी है जो बता सकता है बेसिक डिफरेंस में क्या हो गया दोनों में? सर मैं आई? हाँ यस श्योर। सर नॉट श्योर, बट जितना मुझे लगता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस यहाँ आता है कि प्रिमिटिव में जो है हमारी जो वैल्यूज हैं, जो साइज है, वो हमारे डिफाइंड है ऑलरेडी, बट कुछ डेटा हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारा बहुत सारा डेटा होता है और हमें मतलब वैल्यू नहीं पता होती, और जिसको हम इंट फ्लोट इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम एरे, लिस्ट और इन सब चीजों का यूज करते हैं, जिसमें हमारा डेटा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। गुड गुड गुड, चलिए आसमा जी को समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। आपका जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, स्ट्रिंग है, बहुत सारे होंगे, मैं तो 2-4-5 बेसिक बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, इंटीजर अगर आपको लिख दिया तो इंटीजर की क्या वैल्यू है, आप इंटीजर में नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते। फ्लोट की बात करें तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आप फ्लोट में पॉइंट डेसिमल वैल्यू ले सकते हो। डबल की क्या हो गया कि आप उसमें लिमिटलेस पॉइंट ले सकते हो। कैरेक्टर में क्या हो गया, स्ट्रिंग की वैल्यू ले सकते हो। बस यही तो हुआ, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं।
उसमें तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अब जब आप एरे की बात करते हो तो एरे क्या है, एरे उस वैल्यू को स्टोर तो करा ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उस एरे में आप डेटा स्टोर कराओगे तो वो सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करेगा, सिक्वेंशियल होगा, होमोजीनस होगा, एरे 1 by 1 सीक्वेंस में आप उसको सर्चिंग करा सकते हो। यही तो, उसमें कुछ ऑपरेशन भी तो परफॉर्म हो रहा है, उसमें एरे से आप इंसर्ट डिलीट सब करा सकते हो। ऐसे ही लिस्ट हो गया, लिस्ट में भी आप यही करा सकते हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसके कुछ ऑपरेशन होंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ही क्या हुआ, मैथमेटिकल कलेक्शन जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सके ऑन दैट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक मॉडल है, मॉडल मींस उसमें दो चीजें हैं, एक तो उस डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइन होंगी, प्लस उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, स्ट्रिंग जो है वो ऑटोमेटिक वैल्यू स्टोर होती है। इंटीजर ले लिया आपने तो एक डेटा टाइप हो गया कि भाई आप इसमें नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं कि आप उस इंटीजर वैल्यू में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराने की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लेना पड़ेगा। ऐड फंक्शन, डिलीट फंक्शन, ये सब फंक्शन आप लेते हो ना करने के लिए, तो ठीक है। अभी और किसी को समझना है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफरेंस? एनीवन? यस, सब लोग सो जाते हैं कि जगते हैं? सही से बताना। सर क्लियर नहीं हुआ सर, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक्चुअली है क्या चीज? कि मतलब सर जैसे अगर हम इंट फ्लोट की बात करते हैं तो उनका एक फिक्स साइज है, उनकी एक रेंज होती है। हाँ। सर ऐसे एडीटी सर है क्या एक्चुअली, मतलब मेमोरी के अंदर? देखो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आपको पहले एरे बताया मैंने, ठीक है, मतलब एरे बताया, एरे के बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आ रहा हूं मैं लिस्ट। अब जैसे मैं लीनियर लिस्ट की बात करूं, ठीक है, लीनियर एरे की बात। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सर एरे, लिस्ट हो गया, स्टैक क्यूज, ये सब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ना सर? जी सर, तो सर इनमें कुछ कॉमन होगा सर? प्लस प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्शन। तो सर ये जो एडीटी के अंदर आते हैं तो सर कुछ कॉमन तो होता होगा इनमें? किसके? ये सारी चीजें एडीटी के अंदर आती है ना सर? कॉमन सब में यही है, सब में कॉमन यही है कि सबकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सब में कुछ न, सब में इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन और मॉडिफिकेशन, डिस्प्ले, रिवर्स, ये सब करा सकते हैं सब में, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सब किसी की सेम प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का सेम रूल नहीं है, और सबका अलग अलग यूज है। किस टाइप में हमें, जब आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वहां पे जब आप विंडो में जाके टिकट लेते हो तो वहां पे अगर कोई फंक्शन बनाना हो तो आप किसका यूज करोगे? स्टैक का। जो फर्स्ट आ रहा है उसको टिकट मिल रहा है, वो चला जा रहा है, लाइन से हटता जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं फर्स्ट वाले को टिकट दिया वो फोर्थ वाले को टिकट देगा, नहीं देगा, वो फर्स्ट के बाद सेकंड वाले को ही टिकट देगा ना। तो आपको जनरली वो आगे की चीज है। जब मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा, लिस्ट के बाद सिंगल, डबल, सर्कुलर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद स्टैक आएगा, उसके बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद ट्री आएगा, ट्री के बाद ग्राफ आएगा, ग्राफ के बाद सर्चिंग आएगा, सर्चिंग के बाद सॉर्टिंग आएगा, सॉर्टिंग के बाद फाइल्स आएगा। तो एक सीरियल वाइज जब आप पढ़ोगे ना आगे, तब आपको चले। अभी आप लोगों को मोटा मोटा ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं विथ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज, जो पहले से उसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी मैंने। इससे एरे प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ लीनियर एरे की, ठीक है राहुल जी? तो अभी आपको इतना समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम प्रॉपर्टीज होता है, मैथमेटिक कलेक्शन होता है डेटा टाइप्स का, जिसमें हम एक प्रॉपर्टीज कुछ होंगी और कुछ उसके ऑपरेशंस होंगे। तो अब आपको आगे फर्दर दिखाया जाएगा क्या प्रॉपर्टीज है उस डेटा की और उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। और सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसी को कहते हैं? हाँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल भी। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो आपका जैसे फ्लोट, कैर, डबल, वेरिएबल, आप एज लिखा, वेरिएबल नेम्स लिखे, इंटीजर लिखा आपने, वो भी तो वो हो गया यूजर डिफाइंड डेटा। एरे आपने डिफाइन कर दिया, वो तो बिल्ट इन डेटा टाइप होता है ना? हाँ, ऐसे इसमें एरे, स्टैक लोगे, क्यू लोगे, तो ये भी यूजर डिफाइन हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लीनियर एरे। लीनियर एरे की बात करते हैं। एरे में नहीं, हाँ, अब आपका जो लिस्ट का टॉपिक है उसमें पहले उसने लीनियर एरे के बारे में बताया, एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। दिखाते ही चले जाते हैं क्या है। आप सब लोग का बुक्स हैं?
यस सर। जी सर। यस सर। यस सर है। अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए, बुक्स को रखने से क्या फायदा है। मेमोरी बताइए आप लोगों के सिस्टम की कितना एक्यूपाई कर रही है, बुक थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए। अब देखिए एरे जो बताया था उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, तो जब एरे का इंप्लीमेंटेशन करोगे तो क्या होगा, A is a linear array that has an n elements. We insert the element x at kth position. अब मान लो मैं एरे में बोलूं कि 7th पोजीशन में कोई एलिमेंट ऐड करना है या 5th पोजीशन में, इसने क्या कौन सा एलिमेंट ऐड किया है, आपकी बुक में अलग एग्जांपल है, मेरे पास अलग एग्जांपल है। हाँ, इसने एक प्रॉब्लम दी, इफ यू वांट टू ऐड एलिमेंट 35 आफ्टर एलिमेंट 33 वी हैव शिफ्ट 77 to 8th position and 66 to 7th position, so on 45 to 5th position। अगर आपको 35 इसमें एलिमेंट ऐड करना है 33 के बाद, तो इसमें आपको 5 टाइम आपको एरे यूज करना पड़ता है, इंसर्शन कराना पड़ता है वैल्यू। फर्स्ट टाइम 35 ऐड कराना चाहते हो, 35 सबसे पहले कहाँ है, एरे 0 देखेगा, एरे 2 देखेगा, पहली बार में एरे 0 तक जाएगा, दूसरी बार में एरे 1, तीसरी बार में एरे 2, तीसरी बार में एरे 3, फिर एरे 4, एरे 4 में 44 फिर 35 4 में उसको ऐड कर देगा। ये जैसे इसने 44 लिखा है ना, इसका एक गलत है, 5th पोजीशन देके उसने ऐसे लिखा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें सही है। ये सब चीजें होती हैं इसमें एरे में। सर इसमें तो ये एक पोजीशन मूव कर रहा है ना कि 33 के बाद मूव करने के लिए हमें कितना स्टेप्स जाना पड़ा, 5। तो उसके बाद जितने भी वो हमारे एलिमेंट है वो सबको मूव करना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब भाई ये तो चलिए 7 और 8 डेटा है, मतलब 7 to 8 10 डेटा है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं लाख डेटा के बीच में ऐड करना है कहीं बीच में, तो कितनी बार स्टेप काउंट होगा। हेलो, किसी ने कोई कुछ कह रहा है, हेलो, चलिए ठीक है। तो आप अभी तो ये 7 to 8 100 तक डेटा होगा तो आप कर ले जाओगे। अब मैं बोले लाख डेटा के अंदर लाख करोड़ों का डेटा है, उसमें हम डेटा को इंसर्ट कराना है। इसने बोला कि 44 पे पोजीशन होना चाहिए, 66 पे 7 पोजीशन। अब मैं बोल दूं कि 10 लाख के बाद डेटा ऐड करना है, तो कितनी बार इंसर्शन पे स्टेप परफॉर्म होगा, कोई काउंट कर सकता है। n-1, ठीक है। चलिए सर अगर हम एरे में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो जो उसके आगे या पीछे के जो एलिमेंट है वो अपने आप मतलब आगे हो जाते हैं या हमें करना पड़ता है? ये देखिए प्रोग्रामिंग लिखी हुई है करने के लिए, ऐसे होता है। ये मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को जब प्रोग्राम कराऊंगा ना तब बताना चाह रहा था। अगर मैं एक प्रोग्राम लेके बैठ जाऊंगा तो 2 घंटा इसी में खत्म हो जाएगा, इसलिए इसने पॉइंटर से सॉल्व किया है, जबकि मैं पॉइंटर सॉल्व नहीं करूंगा, अभी पॉइंटर आपका आगे आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा ना, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा हैंड रिटन है, फोटो खींच के भेजूंगा तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो समझ लीजिएगा। इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा लिंक लिस्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें। देखिए इंसर्शन डिलीशन यही तो परफॉर्म हो रहा है ओनली, और कुछ तो होता नहीं है। डिलीशन की प्रोग्रामिंग ये देखिए पूरी सी में प्रोग्रामिंग है आपकी, इसने प्रोग्रामिंग की उसको समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कराता हूँ अभी। किस चीज का लिंक सर? यूट्यूब में पढ़ाई करिए, स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। आप लोग अगर सीरियस हैं तो मैं राहुल को भेज रहा हूँ लिंक, उसके व्हाट्सएप पे, ग्रुप एडमिन है आपके। ओके सर, ठीक है, आप इसमें चैट में शेयर कर दीजिए।
मुझे सबसे बेस्ट लगता है जैसे आप लोगों को पढ़ना हो, है ना, ये सबसे बेस्ट मतलब तरीका जो समझाने का तरीका होता है, जो फ्लो होता है। आप लोगों को कभी चीजें बहुत ब्रॉड समझनी हो, 2 घंटे में कोई ब्रॉड नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग इसमें 1-1 घंटे का, इसका 30 मिनट का है चीजें, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी पड़ेंगी। क्या नाम है? राहुल प्रसाद। देखिए आया राहुल जी? यस सर, आ गया। आ गया ना? और हाँ, आप लोग इससे सी भी पढ़ सकते हैं। जिसको इसको सी नहीं आती ना, ऐसा कोई है जिसको सी बिल्कुल मतलब सी में बहुत प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो आप इस पे पढ़ सकते हैं। सी का दे दिया क्या मैंने? ओके सर। आप लोग ऊपर डेटा स्ट्रक्चर डालिएगा, रुक जाओ डाल के देता हूँ यहाँ लिख के। सबको मिल गया? आप शेयर करिए चैट बॉक्स पे जरा। क्या नाम है? राहुल जी? राहुल जी? राहुल? यस सर, 1 मिनट। सर आ गया सर। है? चैट बॉक्स पे भी डाल दो, कोई लोग ऐड नहीं हो ना जैसे। सर डाल दिया सर। ठीक है, आप लोग मतलब जिसको भी ज्यादा इंटरेस्ट है, जो ज्यादा डीपली और जो ज्यादा इंटरेस्ट में, देखिए सब लोग को मतलब मैं जब चाहूंगा सभी लोग पढ़ें, लेकिन जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे अभी राहुल जी इतना पूछ रहे हैं, कई लोग इतना पूछ रहे हैं, आप लोग एक टॉपिक उसका इस YouTube लिंक्स का आप लोग स्टडी इसको करिए एक बार, सिर्फ एक बार। इसके 36 वीडियोज हैं, 36 वीडियोज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों को बहुत नॉलेज हो जाएगी डेटा स्ट्रक्चर की, प्रोग्रामिंग में कैसी यूज हो रही चीजें। मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम उतना जैसे हम कभी भी अवेलेबल नहीं है कि आप कभी भी फोन कभी भी बैठे हैं आपको बताने के लिए, तो आप उसमें देख सकते हो, है ना। हम तो भाई 2 घंटे हैं, हमारे पास एक प्रेशर है कि भाई 1 यूनिट ऐसे खत्म करना है, 2 यूनिट ऐसे, 3 यूनिट ऐसे, इस सेशन में ये होना है, इस सेशन में इतना कराना है। इतना इजी तो है नहीं। आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे ना कि इतना बड़ा टॉपिक है, समझते हैं इस चीज को? यस सर। है ना? तो आप लोग इस चीज को भी, जो URL शेयर किया है ना आप सबको, इससे आप C++ और डेटा स्ट्रक्चर तीनों की रीडिंग कर सकते हैं। ओके, एक बार जरा इसको देख के समझ के बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं पूछ सकता हूँ, क्या बताएं? ओके, अरे भैया यस बोल दो। यस सर। यस सर। यार लोग तो बिल्कुल आवाज नहीं निकालते। लंच का टाइम हो गया क्या? हैं? मतलब तेज आवाज लाओ यार, बोलो भी। तुम लोग सब यंग एज के बंदे हो। अच्छा, बात करते हैं लिंक लिस्ट। स्टैटिक लिंक लिस्ट इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज टेक ए डायनेमिक कलेक्शन। समझ में आया? एरे आपका क्या है, स्टैटिक एलोकेशन हो रहा था, ठीक है, बट लिंक लिस्ट में आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। कोई बता सकता है जिसने सी की प्रोग्रामिंग करी होगी उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में भी पता होगा? कोई बता सकता है? भाई सब लोग शांत क्यों हो जाते हैं? नहीं आता तो नो बोलिए। हेलो, नेटवर्क चला गया क्या? नो सर। तो कोई तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। नो बोल दीजिए, कोई नो सर नहीं आता है। ऐसा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऐसा होता है कि जैसे उसका हम साइज जो है डिफाइन नहीं करते उसको एक तरह से, वो रन टाइम पे अपना जो है साइज डिफाइन होता है उसमें इनपुट के अकॉर्डिंग। ऐसा किस फंक्शन के थ्रू कुछ लेते हैं ना उसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? सर मैलोक यूज करते हैं, मैलोक कैलोक वगैरह। चलिए, अपने राहुल जी की ये प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत है। अच्छा, सी किसने नहीं, बिल्कुल नहीं आती सी? कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोग, हमको भी, हमने बीटेक पास आउट कर लिया था, हमको भी सी नहीं आती थी।
कोई वैसी बात नहीं है। जिसको किसको इसको सी नहीं आती? यस सर। हैं? मेरे को नहीं आती है सर। रतन दास कोई नहीं आती सर। मेरे को भी नहीं आती है। गुड। तो आप लोगों को जो लिंक प्रोवाइड किया है ना मैंने, आप लोगों का सेशन निकल गया आप सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। बिना सी ना C++ में कुछ होने वाला है ना इसमें डेटा स्ट्रक्चर। अलग ही है C++ पूरी अलग है, सी अलग है, लेकिन बहुत हेल्प हो जाती है। सी का ही नेक्स्ट वर्जन है C++। तो आप लोग देखिए, चलिए हम अपनी बता दें, हम आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट मत हुआ करिए या कोई फील मत किया करिए कि इसको आता है मुझको नहीं आता। सच कहें तो हम भी बीटेक पास आउट कर लिए थे, हमको भी सी ना आती थी बिल्कुल, ठीक। बाद में हमको समझना पड़ा कि सी का समझना कितना जरूरी है। बाद में बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत लाइफ में हुई, आज हम सेटल हैं वो बात अलग है, बट स्ट्रगल। सर कौन से ईयर में करी थी आपने बीटेक? IT से करी थी मैंने। तो सर कौन से ईयर में? 2012 का पास आउट हूँ। ओके सर। 2012। मैं इस समय 4 नौकरी छोड़ चुका हूँ, 5वीं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैंने चीजें फेस की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना समझा सकता हूँ। मैं हर क्लास को समझाता हूँ, है ना। आप लोगों को सबके लिए मैं कह रहा हूं, वो जो URL शेयर किया है अभी राहुल जी ने, उसमें सी का भी नोट्स है। सी का भी अच्छा खासा URL है, उसमें सी का बहुत अच्छे से बताया गया है। एक होता है ना ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप लोग यूट्यूब का यूटिलाइज करिए। यूट्यूब से ज्यादा बड़ा कोई लर्निंग एजुकेशन सेंटर कुछ नहीं, कहीं कोचिंग की, कहीं किसी चीज की नीड नहीं है। आप लोग यूट्यूब में सब कुछ ठीक है। तो आप लोग उस URL पे सी जरूर पढ़िएगा, मैक्सिमम लोग। ओके, पढ़ेंगे ना आप लोग? यस तो बोल दो। यस सर, यस सर। जिसको जिसको नहीं आती है वो सभी उस URL में जाके सी के नोट सर्च करके, नरेश टेक्नोलॉजी सी सर्च करके आप सब लोग पढ़िए उसको। मैंने 2000 मतलब पहले से ही पढ़ा है, मैंने जब से पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से बताता है। उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिंदी में है, साउथ इंडियन, बिल्कुल हिंदी में। मैं इसलिए हिंदी में बोलता हूँ कि हिंदी में मैक्सिमम चीजें समझ में आती हैं। अब इंग्लिश में क्या होता है कि बोलते चले जाओ, डेफिनेशंस इंग्लिश में बोलते चले जाओ, ऐसा नहीं। मैं बोल सकता हूँ, लिखी ये चीजें, पढ़ना मुझे रीडिंग पसंद नहीं कि मैं बोल के बस चला जाऊँ। मैं चीजें समझा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी सबको आनी चाहिए। आप लोग की अब एज हो गई है, 12 पास हो चुके हो सभी लोग भी। MCA के स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, PGDCA के भी हैं, वो और आपसे ज्यादा यंगर हैं, तो मतलब आपसे ज्यादा ओल्ड के हैं। तो आप सब लोगों को सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए सबको। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि ये बता दें, वो बता दें, ये समझा दें, वो समझा दें। तो आप लोग के लिए मैंने सेल्फ स्टडी के लिए वो मटेरियल दिया है। तो आप लोग जो भी सेल्फ स्टडी अच्छे से समझना चाहता है, सब लोग सी पढ़िए प्लीज। सब लोगों को सी आना चाहिए। आप लोगों का सेशन 11 जुलाई को ही एक प्रैक्टिकल का सेशन है, उसमें जो हम प्रोग्राम बताएंगे, तो हम बेसिक पूरी चीज तो नहीं बता पाएंगे किसी को, किसी में कैसे प्रोग्रामिंग होती है, क्या होती क्या नहीं होती। तो मुझे जो हर क्लास में फील होता है वो वैसा ही फील होगा कि 80 to 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि सी में हम ये कैसे यूज कर रहे हैं, वो कैसे यूज कर, ये कैसे लिया, वो कैसे। अब एक बेसिक चीजें तो बहुत बताना, वो सी एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से 5 दिन है, 5 दिन में 30 मिनट यानी 1.5 घंटे हो जाएंगे, मतलब 2-3-4 घंटे सी का भी थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक है। सब लोग देखेंगे ना? यस सर। आप लोगों का 11 जुलाई सर। 11 जुलाई को प्रैक्टिकल का सेशन है। जिसको सी के बिल्कुल 0 होगा या सी का 20% भी होगा, उसको प्रैक्टिकल में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। सर सी का कुछ टॉपिक बता दो जो सी का देखो टॉपिक तो ऐसे आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिए पूरा। आपको किसके बारे में, पॉइंटर टॉपिक की बात कर रहे हैं, किस टॉपिक की? सर जो यूज होगा हमारे पढ़ाई में, सब पूरा ऐसा कुछ नहीं है कि सी में ही प्रोग्रामिंग।
जो प्रोग्राम्स हैं आपके वो सी में ही है। ओके रतन दास जी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, वो पूरा सी उसमें यूज होने वाला है। आप लोगों ने अपने सेशंस देखे आप? अच्छा हाँ, आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल के सेशंस देखे? क्या क्या प्रोग्राम है, किसी को पता है? नो सर। किसी ने प्रैक्टिकल की बुक नहीं देखी? सर प्रैक्टिकल बुक का पीडीएफ नहीं है शायद। नहीं है पीडीएफ? एक मिनट, हैगा सर, हैगा। प्रैक्टिकल बुक का पीडीएफ है तो यार मेरे पास है सर, हैगा। है ना? तो सर शेयर करिए उस ग्रुप में आप, ठीक है? यार प्रैक्टिकल बुक का है, मेरे पास भी नहीं है, मैं होता तो दे देता आप लोगों को। आप लोगों को पता ही नहीं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स क्या है? ये सर पता चलिए है। चलिए, आप लोग 11 जुलाई को फर्स्ट सेशन है तो सबके पास बुक्स होनी चाहिए प्रैक्टिकल की, ठीक है? मेन वही है, ये थ्योरी और इतना मेन नहीं है। मेन इसमें पूरा आप लोगों को सब लोग समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है आपका, ये टेक्निकल और पूरा प्रैक्टिकल बेसिस सब्जेक्ट है। सारा प्रैक्टिकल ही है, इसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग करनी ही पड़ेगी, आप लोगों को एल्गोरिथम लिखनी ही पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता इसमें। मुझे पता है मैक्सिमम लोग बचते हैं लिखने से, मैं खुद बचा था अपने टाइम में, ठीक है? चलिए लिंक लिस्ट, जो स्टैटिक अभी एरे में क्या है कि आपको फिक्स साइज दे दिया, 5-10 एलिमेंट फिक्स साइज हो गया। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में आप लोगों को पॉसिबल नहीं होता कि आप स्टैटिक एलोकेशन, आप लोगों को ऑलवेज एक डायनेमिक कलेक्शन लेना पड़ता है। एरे में क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50 जैसे आप इंसर्शन कराते हो, फर्स्ट पे जाता है, सेकंड पे जाता है, थर्ड पे जाता है, फोर्थ पे जाता है। इसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है, ऐसे बॉक्स में होता है। आपका पहला नोड ये कहलाता है आपका नोड, ये एक सिंगल नोड है, ठीक है? ये नोड हो गया, नोड के बगल में ये लिंक, एक लिस्ट लिंक हो गया। लिंक मतलब ये पॉइंटर हो गया। पॉइंटर में एक मेमोरी होती है, मेमोरी जैसे 1000, 1050, 1200 फंक्शन के थ्रू, मैलोक फंक्शन के थ्रू। ओके सर, ये एड्रेस है क्या, ये जो 1000? हाँ, 1000, 1050 इस नोड का एड्रेस है। इस नोड ये एड्रेस लिंक कैसे होता है, जैसे स्टार्ट है तो इसका एड्रेस हो गया 1000, ये हमेशा टेम्परेरी वेरिएबल होता है, रूट वैल्यू होती है, ठीक है? इस 1000 मेमोरी को इसको 1000 जब दे दोगे, जब दोनों मैच का, तो ये लिंक्ड हो गया ना, एक दूसरे से लिंक हो गया नोड। जब इसकी लिंक पॉइंटर की वैल्यू 1050 है, इसको दे देंगे तो 1050 है, तो लिंक हो गया नोड। ये इसकी 1200 लिंक हो गया, ये पॉइंटर हो गया, तो इसकी दूसरी लिस्ट हो गया, लिंक हो गया नोड। इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। अब जैसे मैं एक बात करूं, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है? स्ट्रक्ट नोड एस्टिक, ये आपका स्ट्रक्ट नोड एक पूरा नोड हो गया, ये पूरा एक नोड है आपका, ठीक है? इस नोड के अंदर क्या लिया है, इंटीजर डेटा, ये आपकी हो गई डेटा वैल्यू, ये आपका हो गया लिंक्ड वैल्यू। स्ट्रक्ट नोड एस्टिक नेस्ट, नेस्ट एक पॉइंटर है, ऐसा पॉइंटर लेना आता है सबको? जहां पे भी वेरिएबल के पहले एस्टिक लग जाए वो होता है पॉइंटर, ठीक है? तो जरूरी नहीं नेक्स्ट ही लिया है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, नेक्स्ट लिख लो या लिंक्ड लिख लो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट लिख लिया है, उसने नेक्स्ट असाइन कराया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नोड है पूरा, जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड। इसने नाम क्या कर दिया है कि वो दे दिया है एलियास नेम, तो इसका पूरे का नाम क्या है, लिस्ट। इसमें क्या है, एक नोड के अंदर ये हो गया डेटा पार्ट, ये हो गया उसका लिंक लिस्ट, ठीक है? डेटा फील्ड में क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है। स्ट्रक्ट नोड में क्या है, एस्टिक नेक्स्ट, इसकी वैल्यू नेक्स्ट में आ सकती है। मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा 1:30 बजे। सर ये कैरेक्टर लिखा हुआ ना मदन, तो फिर ये इंटीजर डेटा टाइप लिखा हुआ? नहीं, इसने ऊपर में लिखा है, अभी जब नया आएगा ना डेटा उसने इंटीजर लिखा है। अभी यहाँ पे अगर आपको मदन, मोहन, बाबू लिखना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कैरेक्टर, कैरेक्टर लिख, ठीक है?
है, ये इसने केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। अब लिस्ट भी आपकी 3 टाइप की होती हैं, सिंगल लिंक लिस्ट। अब देखिए एक प्रोग्राम दिखाता हूं आप लोगों को। अब जिसको सी नहीं आती वो कैसे करेगा, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं सी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, ठीक है। आप सबको सी आनी चाहिए, मैं सबको बहुत फोर्स करता हूं। मेरी ये कम से कम कितनी, मैंने 8th टाइम हो गया, मुझे 8th सेशन हो गया मेरा, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, 8th टाइम हो गया। मैंने सी भी पढ़ाया है 2 बार और डेटा स्ट्रक्चर ये 5वीं-6वीं बार पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप सब लोगों को फोर्सफुली कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बोलता हूँ कि सब लोग सी पढ़ लो। सी की प्रोग्राम पढ़ लो मतलब ये नहीं कि रट लो, वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। प्रोग्रामिंग कर लो, सी की प्रोग्रामिंग टर्बो सी में सीख लो, हर एक चीज सीख लो। वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो इतनी यूज नहीं है, आप लोग पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो ऐसे ही कर लो। लेकिन ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफरेंट टॉपिक पड़ जाएगा आपका जो मेन होगा, बाकी ये सभी चीजों में काम आ जाएगा सी। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सी आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। 11 तारीख को आपका पहला सेशन है, जब ये प्रोग्राम में बताऊंगा कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज में चल रहा है। तो जिसको सी का बिल्कुल नहीं पता होगा उसके सब ऊपर से जाएगा और फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा, म्यूट कर लेगा अपने सिस्टम को और कुछ समझेगा नहीं, सोएगा, खाएगा, पिएगा, बस इतना ही करेगा। सर 11 तारीख को ये लिस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा ना? पहला प्रैक्टिकल आपका, आप लोगों को पता ही नहीं है लग रहा है आप लोगों को प्रैक्टिकल्स क्या क्या है? नो सर। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आज आप लोगों को। प्रैक्टिकल के बुक बहुत पतले पतले हैं। हाँ, तो आपने प्रॉब्लम क्यों नहीं किया है? मैंने फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिकल बनाया था। आप लोगों का पहला जो प्रोग्राम है वो एरे का है, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट 2 मैट्रिसेस एज इनपुट एंड प्रिंट देयर प्रोडक्ट। ये आपका पहला एग्जांपल होगा सेक्शन 1 का, मतलब सेशन 1 का। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम सी लैंग्वेज टू एक्सेप्ट 10 स्ट्रिंग्स एज इनपुट एंड प्रिंट देम इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। आप लोगों को पता होना चाहिए लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, पता है किसी को? नहीं सर। चलिए 11 जुलाई को पता करके आइएगा, वैसे इसमें पता चल जाएगा आउटपुट देख के। ये होता है लेक्सिकोग्राफिक, यानी डिक्शनरी के टाइप में। डिक्शनरी में ए बी सी डी ई एफ में, फिर उसके ए के बाद बी, डिक्शनरी में जो नाम लिखे होते हैं वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में होते हैं जो सर्चिंग होती है, ठीक है। थर्ड प्रोग्राम है आपका अल्फाबेटिकल। हाँ अल्फाबेटिकल, वही अल्फाबेटिकल इज डिफरेंट थिंग, ए बी सी डी तक होता है, लेकिन ए के बाद बी आए, बी के बाद एच आए, एच के बाद ए आए, ए के बाद मतलब पूरा मैच कराना होता है ना हर एक लेटर का। फिर थर्ड है राइट ए प्रोग्राम सी लैंग्वेज 2 स्ट्रिंग लेना है S1 S2 को, उस S1 S2 को आपको ऐड कराना है। ये 3 प्रोग्राम है आपके पहले सेशन में, चार प्रोग्राम है। अब ये जो इतनी चीजें लिखी हैं इसमें, एस्ट्रिक पॉइंटर, ये सब चीजें लिखी हैं, ये सब के लिए तो आप लोगों को सी आना बहुत जरूरी है ना। फिर दूसरा सेशन है आपका स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये सब पहली बार में प्रोग्राम मैंने बनाए थे, फिर इसको मैं वही अब बन गए तो वही बनते रह गए हैं। मैं किसी को दूंगा नहीं ये प्रोग्राम, ठीक है। आप सब लोगों को यही सबको अपने अपने टर्बो सी में करना पड़ेगा और मुझे आउटपुट भी मैं देखूंगा, ठीक है। जिसको सी आती है उसको भी लिखना पड़ेगा, मतलब सी कुछ ना समझ में आए आप लोगों को कॉपी पेस्ट करके टाइप करवाना है मेरे को टर्बो सी में, ठीक है। मैक्सिमम के टर्बो सी में प्रॉब्लम आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी, वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। मुझे मेरा जो फोकस रहेगा वो आप लोगों के एरर खुद ही आएंगे। आप लोग जब इसको टाइप करके भी लिख दोगे ना, जब आप लोग टाइपिंग भी करोगे ना टर्बो सी में, कॉपी पेस्ट भी करोगे इस प्रोग्राम को, कॉपी पेस्ट तो होता है टर्बो सी में, तो लिखना पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। जब आप लोग लिखोगे ना तो उसमें भी एरर करोगे, आप लोग लिखने में भी, छापने में भी, कॉपी करने में भी गलतियां करोगे। फिर जब आप F5 रन कराओगे तो प्रोग्राम एरर फेंकेगा। जब प्रोग्राम एरर फेंकेगा तो वो आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है। जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब लोग आप लोग तैयार रहिए 11 जुलाई के लिए, ठीक है। ये मेन चीजें हैं प्रोग्रामिंग। बाकी आप ये
थ्योरेटिकल जो मैं पढ़ाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, या आप लोग खुद से भी बुक पढ़ के या इंटरनेट से, गूगल से कहीं से भी पढ़ के पढ़ लेंगे, तो ये चीज कोई नहीं करेगा। तो टर्बो सी में सब लोगों को प्रोग्राम करनी है, सबके सिस्टम में टर्बो सी होना चाहिए 11 जुलाई को। जिसके सिस्टम में टर्बो सी ना हो वो इंस्टॉल कर ले, 5 दिन का समय है, ठीक है? सब लोग सुन रहे हैं ना? हेलो, यस सर। आप सबको मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा। आप लोगों ने सी में कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आप सबको अपने अपने सिस्टम में टाइप करना है। मैं मैक्सिमम, मैं जिसका चाहूंगा उसका सिस्टम शेयरिंग करा सकता हूँ इस पे, ठीक है? तो सभी लोगों को करना है। मैं एट रैंडम 5-6 लोगों का सिस्टम भी शेयरिंग कराऊंगा सबको। जिसका प्रोग्राम सबसे पहले हो जाएगा उसको भी शेयरिंग कराऊंगा। तो आप लोग के बीच भी कंपटीशन है कौन सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल सेशन है, आपके पास सब लिखा हुआ प्रोग्राम मैं दूंगा। ऐसा नहीं है आप लोग फर्स्ट टाइम में सब लोग कर लेगा, क्यों? मैक्सिमम लोग हम ही नहीं कर सकते, हम ही बोलते जाए ये प्रोग्राम करना है तो हम भी नहीं कर पाएंगे फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना? तो आप लोग को भी फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले से प्रोग्राम कर रखा है कि आप लोग कम से कम कॉपी पेस्ट करना सीखो, लिखना तो सीखो टर्बो सी में। अभी आप लोगों से मैक्सिमम लोग होंगे जिसने टर्बो सी भी इंस्टॉल नहीं होगा इसके सिस्टम पे, मैक्सिमम लोग होंगे जिसने टर्बो सी में 1-2 प्रोग्राम से ज्यादा कभी किया ही नहीं होगा, तो किसी ने इंस्टॉल कर लिया हो, कभी कभी खोला ही नहीं होगा। लेकिन अब आप लोगों को करना है, ठीक है? अरे कोई यस तो बोलिए। यस सर। तो नहीं हो रहे, सब लोग एक एक करके लेफ्ट होते जा रहे हो, कौन सुने बकवास। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जो भी प्रेजेंट रहे उसको सबको प्रोग्रामिंग करना है, सबके पास टर्बो सी होना चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है, मैं प्रोग्राम दूंगा, आप सबको करना है अपने अपने सिस्टम पे, और मैं एट रैंडम 5-6 सिस्टम चेक करूंगा किसने किया किसने नहीं किया, ठीक है? चलिए, ये नेक्स्ट सेशन का आपको अभी से, यही मेन है, प्रोग्रामिंग ही मेन है और एल्गोरिथम ही मेन है। बाकी आप डेटा स्ट्रक्चर के 5 साल के पुराने पेपर उठा लीजिए, वो 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा थ्योरी कितनी आती है, प्रैक्टिकल कितनी आती है, एल्गोरिथम कितनी आती है। प्रैक्टिकल और एल्गोरिथम ये पूरा, कहीं कुछ थ्योरी नहीं है इसमें। थ्योरी क्या होगी, ज्यादा स्टैक की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, ज्यादा 2-4 नंबर 5 नंबर, ज्यादा मैक्सिमम 15 से 20 नंबर की थ्योरी। एक आपका यूनिट है 12 फाइल्स, वो पूरा थ्योरेटिकल है। फाइल यूनिट आपको पढ़ के जानी, मतलब रटनी है, कुछ भी कर लो, फाइल यूनिट आपको मतलब पढ़ना है, रीडिंग है बस। एक यूनिट है यूनिट 12 फाइल्स, उसके अलावा कोई यूनिट भी आपकी ऐसी नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ सको। थ्योरी मैक्सिमम वही एक 20 नंबर की थ्योरी आती है फाइल्स की, उसके बाद ये 10 नंबर में कुछ छोटा मोटा, 30 नंबर से ज्यादा थ्योरी नहीं मिलेगी। आप सब लोग लास्ट 5 ईयर्स के पेपर चेक कर लेना डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? ठीक है सर। अरे यस बोलिए। ठीक है सर। यस सर। अरे आप लोग खाते पीते नहीं क्या? कोई यस नहीं, मतलब बिल्कुल इतनी स्लो आवाज में लगना तो चाहिए सामने कोई है। लंच टाइम हो गया है। लंच टाइम हो गया ना, तो अभी 6 मिनट बाकी है हमारे। 1 बजे लंच टाइम होता है ऑफिस का, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास तो आप लोग सर नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, तो 5 मिनट पहले छोड़ दें। नहीं सर, पढ़ाओ आप सर को लेट ज्वाइन कर मत। आप सब लोग आराम से अपने सिस्टम पे, सबके मुझे टर्बो सी चाहिए, बस आप लोग करिए प्रोग्रामिंग। मैं आप लोगों को इन्हीं 3 घंटों में प्रोग्रामिंग चाहता हूँ कि 2-2, 3-3 प्रोग्राम आप लोग खुद से करें, तो आप लोगों को आने लगेगा, कुछ बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, कुछ बहुत चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना? बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी इसी में, वो है कि नहीं? यस सर। पास हो गए आप लोग बिना प्रोग्रामिंग के? यस सर। बिना प्रोग्रामिंग पास हो गए? यस सर बोला मैडम ने अभी। यस सर। ये सेकंड सेमेस्टर में वो सिर्फ ओरल हुआ था ना। अच्छा, वो रिटन टेस्ट नहीं हुआ? नो सर, खाली वाइवा हुआ। वाइवा हुआ था सर। आप लोग तो बहुत लकी लोग हैं यार, कोरोना वाले वाकई में लकी लोग हैं। सर नहीं, सर लकी नहीं है इसलिए सर एग्जाम दिया है सेकंड सेमेस्टर का। हैं? अरे नहीं, रिटन हुआ होगा, रिटन टेस्ट नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं सर, प्रैक्टिकल में नहीं हुआ सर, वैसे हुआ था, थ्योरी वाले में हुआ। प्रैक्टिकल रिटन हुआ, प्रैक्टिकल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, थ्योरी में पास है ना आप सब लोग? थ्योरी का तो यस सर। थ्योरी में पास। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ जो पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सी पढ़ना है। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा
कि सब लोग कुछ ना कुछ सिस्टम पे करें। ये मुझे पसंद नहीं है कि रीडिंग होता रहता है, हम यहाँ पर बोलते चले जाएंगे, आप लोग सुनते चले जाओ, बस ये चीज ठीक नहीं होती। ओके अरे भैया ओके वो खोल लीजिए। चलिए सब लोग लंच करिए। गुड आफ्टरनून। ओके थैंक यू सर। और सब कोई भी चीज आप लोग कुछ भी करिए अपनी लाइफ में, चाहे पढ़िए, चाहे स्टडी करिए, चाहे खेलिए, चाहे मोबाइल चलाइए, चाहे टीवी चलाइए, कुछ भी करिए, सब में इंटरेस्ट लाइए। ठीक है, जो भी करें इंटरेस्ट से करें। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा तो उसको भी इंटरेस्ट से पढ़ें। ओके ओके सर। चलिए बाय एवरीवन।